सिलेक्टिव मार्कर चाहिए। लास्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट चल रहा था, ठीक है। प्रॉपर्टी में बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपको डीएनए चाहिए, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, समझ में आया। उसके बाद उसको कट करने के लिए उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेक्टर चाहिए, ठीक है, वेक्टर मैंने बता दिया था। अभी वेक्टर के टाइप्स बताने हैं आज, समझ में आया। और होस्ट सेल चाहिए, समझ में आया। तो इधर देखिए साइड में कहीं शॉर्ट फॉर्म में रिक्वायरमेंट आपने देखा था, फिर से देख लीजिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। ठीक, आपके पास जीन ऑफ डीएनए चाहिए, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्लाज्मिड या वेक्टर जिसको आप बोलते हैं वेक्टर, और क्या हो गया होस्ट सेल, और साथ में डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए। डीएनए लाइगेज, कितनी चीजें चाहिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कराना है, ठीक है। वेक्टर समझ में आया था। वेक्टर की टाइप देख लीजिए। वेक्टर किस लिए यूज किया जाता है, जीन को होस्ट सेल में भेजना है तो वेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देखिए, कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं, या एग्जाम्पल बोलेंगे वेक्टर के एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। सबसे ओल्ड वेक्टर जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, सबसे आसान क्या है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जान ही रहे हैं, वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है बैक्टीरियोफाज, बुक में लिखा गया है प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज यूज्ड एज ए वेक्टर। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज को वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। बैक्टीरियोफाज नहीं जानता है। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है, समझ में आया। उसके डीएनए को भी यूज करते हैं हम लोग, किसके लिए, वेक्टर के तौर पर, समझ में आया। ये प्लाज्मिड कहाँ से मिलता है, अगर कहा प्लाज्मिड होता कहाँ है, तो प्लाज्मिड कहाँ होता है बताइए, जितने बैक्टीरिया हैं उनमें मिलेगा प्लाज्मिड, और कहाँ मिलेगा, और कहाँ मिलता है बैक्टीरिया के अलावा कुछ ईस्ट सेल में, ठीक है। ईस्ट में भी प्लाज्मिड होता है। ईस्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। नोट कर लीजिए, यूनिसेलुलर होना चाहिए। प्लाज्मिड जो है आपको यूनिसेलुलर में ही मिलेगा, इतना तो क्लियर है। मल्टी सेलुलर में प्लाज्मिड नहीं होता है, ठीक। कहाँ मिलेगा, एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में होता है, एंड सम ईस्ट, कुछ ईस्ट सेल में भी क्या है प्लाज्मिड देखने को मिलता है। ये सब के सब क्या है, यूनिसेलुलर है, जिसमें से बैक्टीरिया प्रोकैरियोट हो गया और ईस्ट क्या है यूकैरियोट हो गया। समझ में आ गया। तो प्लाज्मिड एक वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। दूसरा होता है पास डीएनए। पास डीएनए जो है ये भी वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। ये कहाँ से निकाला जाता है, बैक्टीरियोफाज। पास का मतलब बैक्टीरियोफाज। सर जी यहाँ चल रहा था क्लोनिंग वेक्टर में, हमको सब पता है, बुक ने ध्यान से सुनिए, बुक ने सीक्वेंस नहीं दिया है, बुक ने सीक्वेंस नहीं बनाया है। यदि आप बुक के साथ चलेंगे तो 1% समझ में नहीं आएगा। हमने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कराना क्या क्या चाहिए, समझ में आया, क्या क्या आपको चाहिए। अभी मैंने स्टेप नहीं बताया है क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट ही चल रही है। इसके बाद स्टेप बताएंगे किस कैसे कैसे उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। मैं एक साथ सारा स्टेप बता दूंगा, समझ में आया। तो अभी ये चल रहा है क्या चीज, वेक्टर चल रहे हैं, ठीक है। सब मिलेगा आपको हर चीज। पास डीएनए चाहिए, कहाँ मिलेगा, बैक्टीरियोफाज से। तो आप बुक में जब देखेंगे तो वहां पर केवल दो ही लिखा गया है कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर, इतना लिखा उसमें। तो क्या इसके अलावा और नहीं होता है, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, ठीक है। होता तो प्लाज्मिड ही है, जो भी चीजें मेन है। अब प्लाज्मिड कई तरीके का प्लाज्मिड होता है, कि वो नेचुरल प्लाज्मिड है कि आर्टिफिशियली बनाया गया है, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है ये क्या है, नेचुरल है, ये नेचुरल वेक्टर है, याद रखिए। कौन सा वेक्टर है, नेचुरल वेक्टर्स होते हैं। प्लाज्मिड बनाया भी जाता है, कैसे बनाया जाता है, कई बैक्टीरिया का
प्लाज्मिड ले लिया, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जोड़ करके एक प्लाज्मिड बना दिया। बुक में एक डायग्राम दिया, ये कौन सा PbR322 का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मिड नेचुरली भी होता है, प्लाज्मिड आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाता है। फाज में ये हम बैक्टीरियोफाज से डायरेक्ट ले रहे हैं, समझ में आया। ये नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर है। और एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद आपको मिलेगा कॉस्मिड। तो कॉस्मिड क्या है? कॉस्मिड भी एक क्लोनिंग वेक्टर का नाम है, कुछ नहीं है, प्लाज्मिड का ही एक टाइप होता है, ठीक है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या? सब कुछ लैब में आर्टिफिशियली बनाया क्या? नहीं। कॉस्मिड को बनाने के लिए दो चीजें देखिए इसमें। इसको बनाने के लिए प्लाज्मिड का सहारा लिया गया और बैक्टीरियोफाज के डीएनए को जोड़ करके बना दिया गया। लेकिन बैक्टीरियोफाज का पूरा डीएनए नहीं जोड़ा गया। बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है, ठीक है, समझ रहे ना, उसमें एक कॉस साइट होती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसको बोलते हैं कॉस साइट। तो वहां से कॉस साइट निकाली गई और प्लाज्मिड में जोड़ दी गई, बल्कि आर्टिफिशियल वेक्टर, इसको बोलते हैं कॉस्मिड, इसलिए इसका नाम है कॉस्मिड। कॉस प्लस प्लाज्मिड, कॉस साइट यहां से लिया गया, प्लाज्मिड, तो ये कॉस जो प्रीफिक्स है वो यहां से लिया गया है, और सफिक्स जो मिड है वो ये मिड यहां से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें होता है कॉस साइट इसका ऑफ बैक्टीरियोफाज डीएनए, जो बैक्टीरियोफाज डीएनए है, फाज का जो डीएनए है उसका कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड पूरा ले लेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कॉस्मिड। इसके बाद एक होता है प्लाज्मिड, PHAGEMID। प्लाज्मिड क्या है? ये भी एक क्लोनिंग वेक्टर का नाम है, आर्टिफिशियल है। इसको बनाने के लिए ध्यान सुनिए, पूरा प्लाज्मिड और फाज डीएनए दोनों को जोड़ा गया। ऐसा तो इसमें भी किया गया था, लेकिन इसमें बनाने में इसका केवल एक कॉस साइट निकाला गया। इसको बनाने के लिए प्लाज्मिड और ये पूरे को दोनों को जोड़ा गया, समझ रहे ना, कॉस साइट नहीं लिया गया, इसमें पूरे डीएनए को इसके ये प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया गया, ठीक, समझ में आ रहा ना। तो प्लाज्मिड जो होता है ये प्लाज्मिड है और प्लस क्या है, बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, बैक्टीरियोफाज डीएनए, समझ में आया। मतलब इसको और इसको जोड़ करके ये बनाया गया, इसको इसको जोड़ करके ये बनाया गया, ये भी इन्हीं दोनों के जोड़ने से बना है, लेकिन इसका कॉस साइट लिया गया, ठीक, प्रेजेंट हो गया। यहाँ से देखिए फाज प्लस मिड, फाज का मतलब बैक्टीरियोफाज का डीएनए, प्लस मिड का मतलब वहां से लिया गया सब, ठीक। ये सब आर्टिफिशियल चल रहा है। इसके बाद और क्या है, ये जो PbR322 है, PbR322, अभी इसको डिटेल में थोड़ा सा बुक में डायग्राम दिया है इसका, ये भी आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर में आता है, ठीक है। PUC8 ये भी आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, समझ में आएगा, देखते रहिए। और इसके अलावा है TI प्लाज्मिड, इसका भी जिक्र किया गया बुक में। TI प्लाज्मिड क्या होता है? TI प्लाज्मिड, समझ में आ रहा है। और इसके बाद में और क्या मिलेगा, एक होता है RI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, समझ में आया। और कौन कौन से होंगे, एक है रेट्रोवायरस, लास्ट में है रेट्रोवायरस, कितने सारे हैं, ठीक है। इसमें से कॉस्मेटिक और ये इतने आर्टिफिशियल हैं, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल के नाम, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। इन दोनों को थोड़ा सा इसको डिटेल समझना, PbR322। और एक चीज देखिए, इतने सारे क्यों बनाए गए, क्योंकि अगर कहा जाए आपके पास जीन छोटी है और जीन बहुत बड़ी है, तो अगर बड़ी जीन को क्लोन कराना है, इससे क्लोन नहीं होगा, किससे होगा, इससे। PUC8 है, देख रहे हैं, PbR322 है, इनमें बहुत बड़ी जीन को क्लोन कराने की क्षमता होती है, इसमें बड़ी जीन आप जोड़ सकते हैं। छोटा जीन जोड़ना होगा तो इनसे काम चल जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में करते क्या है, प्लाज्मिड लेते हैं और एक जो है जीन जोड़ देते हैं। अगर जीन बड़ी साइज की है तो इसमें नहीं जुड़ेगा वो, उसके लिए आपको ये सारे यूज करने पड़ेंगे, PUC8 और PbR322। समझ में आ रहा है। बड़ी जीन पाई नहीं जाती है, डिपेंड करता है, कोई भी जीन है अगर उसका साइज जो है
150 kb से कम का है तो इनसे आप नहीं क्लोनिंग करा सकते हैं। ठीक है, 2000 kb तक की जीन है, इससे नहीं क्लोन करा सकते हैं, वो बड़े साइज की जीन है। मतलब जीन जो क्लोन कराते हैं वो साइज उसका अलग अलग है। ठीक है, हो गया इतने एग्जाम्पल। ये जो बुक में ये वाला लिखा गया इसको समझ लीजिए। तो देखिए PBR 322 को समझते हैं। PBR 322 ये एक पूरे वर्ल्ड का सबसे मतलब कह सकते हैं ओल्ड पुराना आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जो बनाया गया वो ये। ठीक है, इसको बनाने के लिए 3 प्लाज्मिड का सहारा लिया गया है। 3 प्लाज्मिड समझ रहे हैं ना, 3 बैक्टीरिया, 3 तरीके के बैक्टीरिया यूज किए गए हैं, उनसे निकाला गया प्लाज्मिड, उससे प्लाज्मिड, उससे, और सबका कुछ ना कुछ हिस्सा जोड़ करके इसमें बनाया गया। 3 प्लाज्मिड की मदद ली गई है। कैसे लिखेंगे? बाई ही प्लाज्मिड, ये 3 प्लाज्मिड से बना हुआ है। ये क्या है? आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। आर्टिफिशियल लिखते रहिए क्लोनिंग वेक्टर, मतलब ये लैब में बनाया गया है। फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर है, सबसे पहला भी है, लिख सकते हैं ये क्या है? फर्स्ट है। ठीक, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, लैब में बनाया गया। इसका नाम ये क्यों रखा गया ये पूछा जाता है। तो P का मतलब होता है प्लाज्मिड। ये किससे, ये क्या है एक्चुअली में? ये वायरस नहीं है, इसमें कोई वायरस का DNA नहीं लिया गया है, ये वास्तविक रूप से प्लाज्मिड ही है, आर्टिफिशियली प्लाज्मिड बनाया गया। PR का मतलब होता है वो साइंटिस्टों ने इसको बनाया, बोलिवर एंड रॉड्रिगुez। B का मतलब क्या है? बोलिवर। R का मतलब रॉड्रिगुez। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम है। B लिखेंगे बोलिवर और R का मतलब जो है वो रॉड्रिगुez है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बनाया है। कहाँ बनाया? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बना। ठीक है, लिखेंगे इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, 322 क्या बताता है? तो 322 ये बताता है कि उस लैब में 322 नंबर पर ये बनाया वेक्टर जो सक्सेसफुल रहा। एक्सपेरिमेंट नंबर 322 नंबर पर, 322 जैसे बोलते हैं फर्स्ट है कि सेकंड है, तो 322 इसकी सीक्वेंस है। ठीक है, 322 क्या है? वो इसका कोड समझ लीजिए, इस नंबर पर वो बनाया है। तो एक सीक्वेंस है। 322 क्या है इसमें? ये है सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब बनाया हुआ, कंस्ट्रक्शन एंड सेम लेबोरेटरी, उसी लेबोरेटरी में। अब इसका डायग्राम देख लीजिए। इस क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबको पता है कि एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, कम से कम तो एक ORI होना चाहिए। तो मैंने यहाँ ये ORI बना दिया। ORI का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये यहीं से रेप्लिकेशन चालू करेगा, अपना डिवाइड करेगा ना। ORI क्या डिसाइड करता है? कॉपी नंबर, कितनी बार ये कॉपी, कितनी कॉपी रेडी होगी, ये डिसाइड ORI करेगा। तो जिसकी ज़्यादा कॉपी बनती है वही प्लाज्मिड अच्छा भी माना जाता है। ठीक है, हाई कॉपी नंबर वाला प्लाज्मिड सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है वेक्टर। इसके बाद में प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है ना, जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव मार्कर जीन। क्या करती है अभी आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी इतना आसान नहीं, इतना सब समझते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको बताते जाइएगा। यहाँ पर होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगी हुई। ठीक है, कौन सी है? यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है और ये क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जिसके अंदर ये जाएगा, जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड भेजा जाएगा जीन को लगाने के बाद में, क्योंकि पहले यहाँ जीन जिसको काटेंगे हम, पहले तो क्या करेंगे? इसको कट करेंगे, इसमें जीन को जोड़ेंगे। तो जहाँ ये भेजा जाएगा जिस बैक्टीरिया में, वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? 2 एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस रहेगा।
उसमें रेजिस्टेंस पावर रहेगा टेट्रासाइक्लिन का और एम्पिसिलिन, मतलब इन एंटीबायोटिक को मिलाएंगे आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया मरेगा ही, किल नहीं होगा। रेजिस्टेंस पावर है इसके अंदर। एक लाइन बुक में पढ़िएगा कि नॉर्मल जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, नॉर्मल ई कोलाई का मतलब साधारण ई कोलाई, उसमें कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर नहीं होती। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल ई कोलाई हैव नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ई कोलाई वाले में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होती है, क्योंकि देखते होंगे कभी कभी कि एंटीबायोटिक खाते हैं तो बोलते हैं कि ये बीमारी सही नहीं हो रही है, ठीक है, एंटीबायोटिक से कुछ एंटीबायोटिक से डिजीज ठीक नहीं हो रही, क्योंकि बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेते हैं पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए। तो आप लाख अप्लाई करते रहो, मरेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसके प्लाज्मेट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। लेकिन ई कोलाई में नॉर्मली जो है कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होती, ठीक है, इसको हमने बनाया था तो उसमें ये जीन जोड़ा गया, ये रेजिस्टेंस पावर देगा जहाँ ये जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये है टेट्रासाइक्लिन, इसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर क्या लगा होता है, इसी के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होता है, ये भी चीज ध्यान रखिए। प्लाज्मिड के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होता है, साइट का मतलब सीक्वेंस होती है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट एंटीबायोटिक के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है, अंदर भी इसमें है बाहर भी है। टेट्रासाइक्लिन के अंदर कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कौन सा इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, तो देखिए दो होती हैं, एक तो यहाँ पर होता है बैन, कौन सा है इसमें बैन H1 है ना, हाँ बैन H1 का साइट है, ठीक है, और दूसरा सेल 1 का साइट है, सेल 1, ये मैंने बता दिया था नाम कैसे रखा गया है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब आपके पास बैन H1 है तो अप्लाई करके यहाँ से काट दीजिए, इसको कट जाएगा। इसके अंदर भी क्या है, दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, कौन सा है, PVU, EVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, PST फर्स्ट होता है, ठीक है। बाकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट बाहर होता है, बाहर का सेंस यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ एक बगल में रहेगा PSEVU सेकंड, PVU सेकंड, एक साइड यहाँ पर लिखी हुई है, एक यहाँ पर आप देखेंगे CLA1 लिखा होगा, बुक में पढ़िए CLA1, इसके बाद में EcoR1 जो आप पढ़ते हैं EcoR1 साइड GATTC वाली ये लगी है यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद एक और बच्चा कौन सा, हिंट सेकंड है कि थर्ड है, कोई बात थर्ड है ना, हिंट थर्ड हो गया। कितना ध्यान रखना है आप, क्वेश्चन ये रखना है टेट्रासाइक्लिन के अंदर दो एंटीबायोटिक कौन कौन सी है वो पता होनी चाहिए, एम्पिसिलिन के अंदर दो एंटीबायोटिक दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट कौन सा है ये पता होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब बाहर है, ORI साइट यहाँ पर, हाँ कोई उससे मतलब यहाँ होगा, ठीक है, इधर है ना, इधर है, ROP बता रहे क्या है, ROP समझ लीजिए क्या है, ये आता है कभी कभी, ROP क्या है, फुल फॉर्म रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, इसका फुल फॉर्म है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड मतलब जानते हैं ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट जब करेगा, जब ये अपनी कॉपी बनाएगा तो कॉपी बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से कुछ प्रोटीन बनती हैं जो क्या करती है, इसको रेप्लिकेशन में मदद करती है। तो ROP से क्या बनेगा, सिंथेसिस होगी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बनेगा, इसके लिए फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को रेप्लिकेट कराने के लिए। ये PVU जो है ना सर, वो उसी ROP के लिए है। ROP किधर है, वो उधर ही है, बट कहाँ, नहीं सही बनाया है, बट ये जो PUD है ना वो ROP का भी एक वो है, पार्ट है, अच्छा इसी का अंदर है, कोई बात इसी के अंदर है ना यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए PVU कोई बात नहीं। तो ये E को किसका है, ये PBR222 का ये डिटेल है, ठीक।
इसमें इतना ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए एक और समझ लीजिए यहीं पर PuC8 एक प्लाज्मेट ये होता है PuC8। इसका आपको नहीं डिटेल में जानना ज़्यादा, इतना समझिए नाम कैसे रखा गया। P का मतलब प्लाज्मेट हो गया, ठीक है। UC का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया, बनाया वो भी गया था, लेकिन इसका नाम जो रखा गया वो इसी आधार पर रख दिया गया कि ये कैलिफोर्निया में बना है। 8 क्या है? सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी इन द सेम लैब, उसी लैब में ये 8वें नंबर पर बना हुआ है, ठीक। ये है सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हो गया। बाकी जितने हैं और जो बताएं अब जानने की जरूरत नहीं। सी का मतलब सी का मतलब है कैलिफोर्निया, यू का मतलब यूनिवर्सिटी। अब रिक्वायरमेंट आपको पता लग गया है, इसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट है? होस्ट सेल चाहिए, ये लाइक सारी रिक्वायरमेंट पता। अब इस एक्सपेरिमेंट कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप को समझ लीजिए। किसी भी जीन को आप जो है क्लोन कैसे कराएंगे? बायोटेक्नोलॉजी का मकसद समझ में आया था? क्यों करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट? तो रामायण खत्म हो जाएगी, वही नहीं पता लगेगा राम की कौन सी। वो तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी सीधा से जानिए। पुराने समय की बायोटेक्नोलॉजी ये थी कि ध्यान से लिविंग सिस्टम के साथ बायोलॉजी के साथ कोई टेक्नोलॉजी जोड़ दीजिए आप। तकनीकी का इस्तेमाल बायोलॉजी में करना बायोटेक्नोलॉजी। अब तकनीकी का इस्तेमाल क्यों करेगा? लेकिन अपने फायदे के लिए तो करेगा ह्यूमन। कोई ना कोई फायदा मिलेगा तभी टेक्नोलॉजी अपनाएगा। क्या फायदा? दूध से दही बनाते तो मिल्क में क्या है? जावर कर्ड मिलाया, कर्ड में बैक्टीरिया होता है, उससे हम कर्ड क्या सिरका बनाने में आकर जो मिलाते हैं तो वो भी इसमें क्या है? माइक्रोब ही तो होता है, बिना माइक्रोब के थोड़ी ना बन जाता है, ठीक। और टेस्ट बेबी जो बनाते हैं हालांकि उसमें माइक्रोब नहीं है, लेकिन क्या है उसमें भी तो जो है स्पर्म और ओवा को यूज़ करा रहे हैं, टेस्ट में कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते थे? पूरा माइक्रोब यूज़ कर लेते थे, ठीक है। लेकिन आज की बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? हम पूरा माइक्रोब यूज़ नहीं करते हैं, उसका DNA निकालते हैं, उसकी कोई जीन निकालते हैं, उस जीन से अब उसकी जीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कोई किसी विशेष जीन का प्रयोग करते हैं दो चीज़ों के लिए, या तो उस जीन को मल्टीप्लाई करा लीजिए, कई कॉपी बना लीजिए, या तो उससे कोई प्रोडक्ट बनाना है, किसी जीन से कोई प्रोडक्ट बनाना है बड़े लेवल पर, तो इसका सहारा लिया जाता है। सर एक गिलास दूध और एक गिलास दही में न्यूट्रिएंट्स किसमें ज़्यादा होगा? दूध में दही। देखिए क्वालिटी चेंज हो जाती है, न्यूट्रिएंट वही रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कर्ड में आपके बढ़ जाएंगे, कर्ड में बढ़ जाएगा, इसका मतलब दही खाना चाहिए, दूध बिल्कुल खाना चाहिए, दूध कम खाना चाहिए, बिल्कुल। और क्या डाइजेशन कराना है आसान, गर्म नहीं होता, दही गर्म पता नहीं। देखिए स्टेप समझिए, RDT का फुल फॉर्म रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या है बताइए? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग दो ही चीज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो करते हैं। इसके स्टेप क्या क्या है, ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ DNA। आपको कोई जीन कहीं भेजनी है, किसी प्लांट में जीन को भेजना है, किसी बैक्टीरिया में कोई नई जीन भेजनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वो जीन को तो खोज के लेके आएंगे, तो जीन कैसे मिलेगा? पहले कहीं से सेल निकालेंगे, फिर उस सेल से DNA निकालेंगे, तो DNA में वो जीन लगी रहेगी ना। तो आइसोलेशन ऑफ DNA टॉपिक है, इसको भी समझाना है, ठीक। मान लीजिए जैसे आपके पास ये सेल है, इसमें ये जीन है, बहुत बढ़िया जीन लग रहा है, इससे कुछ बन सकता है, तो इस जीन को निकालने के लिए पहले DNA को निकालना पड़ेगा सेल से, ठीक। आइसोलेशन ऑफ DNA आपने निकाल लिया, देखिए DNA बाहर हो गया। अब DNA से इस जीन को काट के अलग करेंगे, जीन को कट करेंगे ना, तो
कटिंग लिखेंगे, कटिंग ऑफ जीन को कट करेंगे, डीएनए को कट करेंगे, डीएनए को काटेंगे बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। ठीक है, जब काट लिया तो डीएनए के साथ जीन अभी भी है, अलग नहीं हुआ है, कट किया है केवल, तो वहां से इस जीन को अलग कैसे करेंगे? अलग भी करना पड़ेगा ना। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में आपके पास में है, डीएनए काट दिया, जीन कट गया, बड़ा तो टेस्ट ट्यूब नहीं है तो अलग भी तो करना है उसको वहां से। तो सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, ये जीन क्या बोली जाती है? डिजायर्ड डीएनए बोलते हैं, एलियन डीएनए बोलते हैं, फॉरेन जीन बोलते हैं, उसको समझ में आया? या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, कई नाम इसके। तो उसको वहां से अलग करेंगे। तो अगला है सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। इसके 4 नाम हैं, 4-5 नाम मैंने बता दिया। ठीक है, कैसे होगा? बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, जितना सीक्वेंस चलता है, ये समरी है। सेपरेशन हमने कर लिया, जीन हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे? प्लाज्मिड काट के रखा हुआ है, क्योंकि जब इसको काटा था उसी समय इसी एंजाइम से प्लाज्मिड को भी काटेंगे। ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड लिख लेंगे, एंड प्लाज्मिड बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। अब क्या है? जोड़ना है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कराएंगे। तो अगला है इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंडोप्लाज्मिड। प्लाज्मिड की जगह मैंने वेक्टर लिखा है, वेक्टर में कुछ भी हो सकता है ना, प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियल पास का डीएनए भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है प्लाज्मिड लिखना। ठीक है, कोई वेक्टर हो सकता है, उसमें जोड़ लिया, जोड़ने से क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, आपके पास बन गया ना। अब इसको होस्ट सेल में भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि जो आपने जीन यहाँ पर जोड़ा, इस जीन से आपको कुछ बनाना है। मान लीजिए कोई एंजाइम बनाना है, कोई प्रोटीन बनानी है, तो बाहर थोड़ी नहीं बनेगा, उसको सेल में भेजना पड़ेगा। सेल के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा प्लाज्मिड, ये भी मल्टीप्लाई करेगा, जीन बहुत सारी कॉपी रेडी होगी। फिर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाइए ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले में, कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, तो इससे आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी पर्टिकुलर। तो अगला होगा ट्रांसफॉर्मेशन। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब होस्ट सेल में भेजते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर करेंगे ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां पर ट्रांसफर करेंगे? इनटू होस्ट सेल। अब होस्ट सेल क्या क्या हो सकती है? क्या क्या होस्ट सेल हो सकती है बताइए? क्या क्या होस्ट सेल हो सकती है? प्लांट सेल भी, प्लांट में भी जीन को क्लोन कराते हैं। जहां जहां आप जीन को भेज सकते हैं, उतनी किस्म जीन को क्लोन कराया गया है और ये बना लिया गया है जिसमें भेजना चाहते हैं। बैक्टीरिया में भेजना चाहते हैं, बैक्टीरिया होस्ट सेल हो गया। प्लांट में भेजना चाहते हैं, प्लांट हो गया। एनिमल सेल में भेज सकते हैं आप, एनिमल सेल में भेज सकते हैं। समझ में आया? वायरस में भी भेजेंगे, क्योंकि वायरस में है ही नहीं। समझ में आया? तो इनमें होस्ट सेल ये हो सकती है, प्लांट एनिमल ये सब। हाँ, जो हम लोग पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी, वो खाली डीएनए के ऊपर रख कर सकते हैं, आरएनए नहीं। अच्छा, आरएनए नहीं भेजा जाता, आरएनए को हम काट के नहीं ना, आरएनए मल्टीप्लाई, आरएनए को नहीं भेज सकते, डीएनए को भेज सकते। ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और होती है कि मान एकदम समझाए समझिए। मान लीजिए आपके पास ये देखिए, ये आपने ढेर सारे, क्योंकि एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं बनाया जाता है, ढेर सारे बनाए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल फेल हो गया तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है ना, ढेर सारे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना रहे हैं ना, और ढेर सारी आपके पास होस्ट सेल हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड किस सेल में गया? भेजा तो सही आपने, तो क्या आपको लगता है कि ये प्लाज्मिड सेल में पहुंच गया है? होस्ट सेल में कोई गारंटी नहीं है कि पहुंच ही जाए। 5 से 10% चांस होते हैं इस केस में पहुंचने के,
पहुंच भी नहीं सकता, नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो जिसमें पहुंचा रहेगा उसी को तो आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट करना है हमको, बाकी को तो वहीं छोड़ देना है, ठीक। तो मान लीजिए ये प्लाज्मिड इस वाली सेल में पहुंचा, तो कैसे पता लगेगा कि इसी में पहुंचा? तो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। जिस सेल में पहुंचा रहता है उस होस्ट सेल को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस सेल में पहुंच चुका है। जिसमें नहीं पहुंचा रहेगा वो रहेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस सेल में नहीं गया है, होस्ट सेल तो है लेकिन उसमें नहीं पहुंचा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। तो जिसमें पहुंच जाएगा वो रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पहुंचा रहेगा ना। तो बाकी से इसको कैसे अलग करेंगे? तो यही टॉपिक होता है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। सेलेक्ट करा चुन लेते हैं, कैसे चुनते हैं? वही टॉपिक ही छोटा सा है, ठीक है। तो अगला है, लास्ट है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को सेलेक्ट कराना, होस्ट सेल्स किन सेल में, कौन सी सेल्स में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा उसको वहां से चुन लेंगे और भाई बाकी को वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अगला जो लास्ट स्टेप होता है कि आपने ये सारा काम क्यों किया? कुछ फायदे के लिए किया होगा ना, ठीक है। तो फायदा ये होता है कि इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को कहाँ भेजेंगे हम? इसको कहाँ भेजेंगे? इसको अगर आप बड़े लेवल पर कुछ बनाना है तो इससे क्या होगा? एक प्रोडक्ट बनवाएंगे ना, इसको ग्रो कराएंगे और ये सेल ग्रो करेगी। ग्रो का मतलब मल्टीप्लाई करेगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगा, ढेर सारी कॉपी बनेगी, ठीक है। तो ये जो जीन आपने भेजा है ये भी बनाएगी, अपना प्रोडक्ट बनाएगी, समझ में आ रहा? तो लास्ट होता है इसमें कल्चर करा देंगे ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। उस होस्ट सेल को कल्चर करा देंगे और हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। जो आपने जीन भेजी थी उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको वहां से आइसोलेट करा लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, कोई समस्या? हाँ, कोई नहीं? ये वाला समझना है कि करके कैसे डीएनए को निकाला जाता है सेल से, ठीक है। नहीं, बहुत सारी होस्ट सेल आपके पास हैं, ठीक है। प्लाज्मिड आपके पास ढेर सारे हैं, है ये। इनको इसमें भेजना है, गारंटी नहीं ना कि चले ही जाएंगे किसी में, कुछ में जाएंगे कुछ में नहीं जाएंगे। कुछ सेल इनको पकड़ लेंगे अपने अंदर, कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। 5 से 10% चांस होते हैं सेल में पहुंचने के। जिसमें पहुंचा रहेगा वही रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल भूल जाएगा, उसी को आगे फर्दर ले लेंगे हम, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। आइसोलेशन तो पहला टॉपिक देखना है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को सेल से कैसे निकालते हैं? सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो होस्ट सेल है वो प्लाज्मिड डीएनए को आने नहीं देते अपने अंदर। क्या करें? होस्ट सेल प्लाज्मिड जो होस्ट सेल है वो प्लाज्मिड डीएनए को अपने अंदर आने नहीं देते, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कोई वो नहीं होता। रिकॉम्बिनेंट आने नहीं दे सकता है, वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेल के अंदर, सेल जो अंदर से होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है ना, लिपिड की लेयर है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का डीएनए है, तो वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता ही नहीं है ना, रिपल्सन बनता है, ठीक। तो उसमें ऐसे नहीं होता। हम सेल को ट्रीट करते हैं, इस सेल को इस लायक बनाते हैं कि ताकि वो डीएनए को ले सके, ठीक है। उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं, कुछ हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, तब जाकर के वो सेल इसको टेकअप करती है। अदरवाइज अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने सेल रख दिया, ऊपर से डीएनए मिला दिया, तो किसी की बस की बात नहीं कि 1% डीएनए ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसको सेल को कुछ ट्रीटमेंट, केमिकल, फिजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसको उस लायक बनाया जाता है ताकि इसमें डीएनए को ले सके। उसके बावजूद भी सब में नहीं डीएनए पहुंच पाता है, समझ रहे हैं ना? देखिए अगला जो पहला स्टेप इसमें पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए।
डीएनए को कैसे आइसोलेट कराते हैं किसी सेल से, फ्रॉम ए सेल। ठीक है, आपके पास सेल है, वहां से डीएनए निकालना है, तो ये डिपेंड करता है कि सेल कैसे है। प्लांट सेल से डीएनए निकाल रहे हैं, एनिमल सेल से निकाल रहे हैं, कि फंजाई से निकाल रहे हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम मिलाएंगे उसी पर डिपेंड करेगा। लिख लीजिएगा, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द सेल, टाइप ऑफ सेल। वो कौन सी सेल है, मतलब वो प्लांट है कि एनिमल हो गया कि फंजाई हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया से डीएनए निकाल रहे हैं या फंजाई से निकाल रहे हैं, कहाँ से डीएनए को निकाल रहे हैं, किस सेल से निकालना है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं, ये सेल में हम लोग सेल को कैसे ट्रीट करेंगे, इसमें मिक्स कराएंगे, क्या चीज, कुछ एंजाइम मिलाएंगे। कौन कौन से एंजाइम मिलाएंगे, सेल में एंजाइम मिला देंगे। वो एंजाइम क्या करेंगे, सेल वॉल तोड़ देंगे। अगर किसी सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में होती नहीं है। ठीक है, तो एंजाइम मिलाएंगे, और कौन कौन से एंजाइम मिलाएंगे, देख लीजिए, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक एंजाइम, ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को तोड़ता है। किसको तोड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद में और एंजाइम मिलाएंगे, सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, बता रहे हैं एक साथ, बहुत सारे एंजाइम हैं, और काइटिनेज, ठीक है, प्रोटीएज हो गया। डीएनए मिला देंगे तब तो आपका काम ही खत्म हो जाएगा। तो डीएनए टूट गया तो फिर आपके पास मिलेगा क्या, डीएनए नहीं मिलाया था। ठीक है, प्रोटीएज हो गया और आरएनएज हो गया, यहाँ आरएनएज इतने एंजाइम हैं, सब एक साथ नहीं मिला देंगे। ठीक है, देखिए लाइसोजाइम सभी में मिलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, सभी में। कोई भी तरीके की सेल लाइसोजाइम, क्योंकि हर सेल में सेल मेम्ब्रेन, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन है, तो ये किसको तोड़ेगा, ये डिग्रेड करेगा, डिग्रेड सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को मिलेगा सारे सेल में, बिना सेल मेम्ब्रेन के सेल बॉक्स। सेल बेस उस सेल में मिलाएंगे जो प्लांट सेल है, क्योंकि जहाँ सेल वॉल सेलुलोज की रहती है, पैक्टिनेज सेल वॉल में सेलुलोज प्लस पैक्टिन होता है ना, ये दोनों एंजाइम तब मिलाएंगे जब प्लांट सेल अगर आप ले रहे हैं तो। फंगस में नहीं मिलाएंगे, फंगस के लिए आगे लिखा हुआ है काइटिनेज। फंजाई की अगर सेल है तो फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, तो काइटिनेज मिला जाएगा, वहाँ सेलुलोज और पैक्टिनेज नहीं मिलाया जाएगा। ये दोनों, ये सभी में मिलाया जाएगा। ये स्पेशली किसमें मिलाया जाएगा, प्लांट के। प्लांट के इसको तो मिलाएंगे, इसको तो सब में मिलाएंगे, सेल मेम्ब्रेन सब में है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये क्या है, ओनली फॉर प्लांट, ओनली फॉर प्लांट, क्योंकि प्लांट में सेलुलोज और पैक्टिन सेल वॉल है। काइटिन की सेल वॉल कहाँ होती है, फंगस में, ये फंगस के लिए है। ठीक है, फॉर फंगस सेल वॉल, फंगस सेल के लिए। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। हर सेल के अंदर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पढ़े हैं ना, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होती है और नॉन हिस्टोन होती है, नहीं होती है। तो मान लीजिए आपके पास डीएनए है, इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है, आपने सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन तोड़ के अलग कर दिया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तोड़ दिया। अब डीएनए जब निकला तो डीएनए को प्रोटीन के साथ अलग तो करना है, प्रोटीन चिपका हुआ है ना हिस्टोन प्रोटीन, तो प्रोटीन को पहले डिसॉल्व कराएंगे, किससे, प्रोटीएज से। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन डिसॉल्व। अब प्रोटीन डिसॉल्व हो गया, जबकि डीएनए के साथ आरएनए भी मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है ना सेल में, आरएनए तो होता है ना, डीएनए के साथ चिपका रहेगा आरएनए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। तो आरएनए जिसके होगा, आरएनए को खत्म कर देगा, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करा देगा। ठीक है, और ये इसको आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में सेल रखेंगे, सेल में ये सब मिला देंगे, ढेर सारी चीजें, और सब अपने हिसाब से तोड़ के सही कर देंगे सब। ठीक है, आपको मिल क्या गया, डीएनए। तो टेस्ट ट्यूब में आपके पास डीएनए यहाँ पर है। ठीक है, और बाकी पूरा कबाड़ा भी जो भरा हुआ है, जिसको आपने तोड़ा था, वो भी तो सब उसी में है।
तो वहाँ से डीएनए को अलग कैसे करेंगे? टेस्ट में डीएनए को रेस्ट मटेरियल जो बाकी मटेरियल बच्चा उससे अलग करना है। कोई छन्नी तो है नहीं है कि छान लिया चाय पत्ती की तरह ऊपर हो गया और चाय नीचे आ गई। डीएनए अलग करने का कोई ऐसा तरीका नहीं। तो क्या करेंगे? चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे। चिल्ड इथेनॉल क्या करेगा? डीएनए को प्रेसिपिटेट करा देगा। प्रेसिपिटेट समझ रहे हैं क्या होगा? ठीक है, ऊपर आ जाएगा। फिर डीएनए को ऐसे ही जो है किसी वायर या किसी चीज से वायर या टेस्ट में कोई चीज डालेंगे, डीएनए एकदम चिपका चला आएगा उसके साथ, पूरा डीएनए अलग हो जाता है। ठीक है, तो मिक्स करेंगे चिल्ड इथेनॉल। यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले आप देखेंगे डीएनए आपको मिल जाएगा। डीएनए क्या हो गया? आइसोलेट हो गया। ठीक है, डीएनए है और इसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेटेड बाय चिल्ड इथेनॉल। उससे क्या हो जाएगा? डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इतनी चीजें होती हैं। एंजाइम मिलाएंगे और मिला देंगे। कहाँ बुक में एक डायग्राम बना, डायग्राम को देख लीजिए कहाँ गया बताइए। तो कोई बुक लाइए, इसमें एक डायग्राम बना बता देते हैं आपको। ये टॉपिक इसीलिए कहते हैं ना, सीक्वेंस अपने मेंटेन नहीं किया है। ये देखो सीक्वेंस नहीं मेंटेन किया, देख रहे हैं। डीएनए को एक लूप होता नहीं, लूप समझ रहे हैं? जैसे इसमें डीएनए है, चिल्ड इथेनॉल मिलाया आपने, ठीक है, डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया, दिख रहा है ना, ये पूरा झाग नुमा कुछ लग रहा है ना, अलग से कुछ नज़र आ रहा है, यही डीएनए है। ठीक है, जो अलग से नज़र आ रहा है। इसको अलग कैसे करेंगे? तो लूप होता है। लूप जानते हैं ना, कोई स्टिक उसमें आगे सर्किल बना हो लूप, उस लूप को डालेंगे। जैसे बच्चों का आते नहीं, एक दो साबुन का होता घोल, उसमें बैलून फुलाते हैं ऐसे घूम मार करके, होता है ना, लूप होता है उसमें, ऐसे लूप डालेंगे देखिए, और डीएनए को ऐसे लूप में खींचा चला आएगा, धागे की तरीके से हो जाएगा। थर्ड लाइक होता भी है। तो इस तरीके से उसको अलग कर लेते हैं। तो एक टॉपिक हो गया डीएनए अलग हो गया। डीएनए काटा कैसे जाएगा? अब हमारे पास डीएनए अलग हो गया, डीएनए में से हमको ये जीन निकालनी है, ये वाली जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे? इसको काटेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलाएंगे, तो टॉपिक खत्म हो गया। कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जीन को कैसे काटता है, कहाँ काटता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटता, बता दिया। ठीक है, वो हो गया खत्म। ठीक, अगला क्या देखिए, तीसरा जो स्टेप इसका है, थर्ड स्टेप कौन सा है? आइसोलेशन, सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ एलियन डीएनए, एलियन डीएनए या फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट एक ही चीज है। ठीक है, इसको सेपरेट कराना है। देखिए, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में आपने डीएनए निकाला, डीएनए को काटा, काटने के बाद में ये डीएनए मिल गया और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इधर देख लीजिए, ये क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन आपको चाहिए, तो इसने इस डीएनए को आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, तो ये बाकी बचा हुआ डीएनए और ये जो आपको चाहिए वो, तो इससे इसको अलग तो करना है। इस जो कि दोनों एक ही साथ मिक्स है ना, तो अलग करने के लिए टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं? टॉपिक का नाम है सेपरेशन ऑफ एलियन डीएनए, और ये कैसे करेंगे? बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस किसी को पता है क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन टेक्निक है। मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन। एक छोटी सी मशीन होती है ऐसे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? जेल, अब जेल समझ लेना, जो हेयर जेल होता है सेम उसी तरीके से जेल बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं जेल को समझ लीजिए। तो जो जेल यहाँ यूज किया जाता है कौन सा जेल होता है? एगारोस जेल। उस जेल का नाम क्या है? एगारोस जेल, ठीक है। ये बनता कैसे है जेल? इसको बनाने के लिए ये मिलेगा आपको फ्रॉम अगार। अगार से बनाया जाता है। अगार एक पाउडर नुमा
पाउडर है, आटा होता ना, उसी तरीके से व्हाइट कलर का पाउडर हमको मिलता है एल्गी से। उस एल्गी का नाम जिलीडियम और ब्रिसलेरिया रेड एल्गी। तो अगार हमको मिलता है फ्रॉम, कहाँ से मिलेगा? रेड एल्गी से, रेड एल्गी। और उस रेड एल्गी का नाम होता है जिलीडियम और दूसरी रेड एल्गी का नाम ब्रिसलेरिया। ब्रिसलेरिया दो रेड एल्गी है जहाँ से अगार मिलेगा। अगार एक पाउडर पाउडर है, व्हाइट कलर का होता है। इसको क्या करेंगे, इसमें हम वार्म डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, गर्म पानी, और इसको मेल्ट कराएंगे, पिघलाएंगे। मेल्ट करा देंगे तो ये पिघल जाएगा, और फिर इसको जब ठंडा करेंगे तो जेल का रूप ले लेगा। ठीक है, पिघलाने के बाद टेस्ट ट्यूब में या बीकर या फ्लास्क में इसको पिघला लिया, अच्छे से मेल्ट करा लिया। इसके बाद इसको पोर करते हैं, जैसे जहाँ जेल डालेंगे ना एक शीट हो जाएगी, शीट के रूप जब ठंडा हो जाएगा तो शीट के रूप में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए आपके पास ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन है, ये मशीन है ऐसे, ठीक है। इस मशीन में जेल डाला पिघला करके, और जब ठंडा होगा तो वो शीट बन जाएगी, इसकी जेल की शीट। तो ये शीट रेडी हो गया। ये शीट कहाँ बनी हुई है? ये मशीन के अंदर, ठीक। और ये मशीन इस तरीके से हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इस जेल को काटेंगे, क्योंकि हमको डीएनए को लोड कराना है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं ना? पढ़े हैं ना? बताया क्या होगा थोड़ा सा उसमें, इसका जिक्र था। जेल को, क्योंकि जो डीएनए आपके पास है मिक्सचर में है, उस डीएनए को अलग कराने के लिए आपको छोटा छोटा कुआं बनाना पड़ता है। इसको वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्स। ये छोटे छोटे वेल बनाए काट करके यहीं डीएनए को लोड कराया जाएगा, सैंपल यहीं लोड होगा। ठीक है, डीएनए साइज के बेसिस पर अलग होता है। इस मशीन से होता क्या है, डीएनए लंबाई के आधार पर अलग होता है। ठीक है, छोटा डीएनए सबसे नीचे आ जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ जोड़ते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डीएनए को अगर आप यहाँ लोड करा रहे हैं, सैंपल को यहाँ लोड करा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उस सैंपल में अलग अलग लंबाई के डीएनए आपके पास है, फ्रेगमेंट है। नेगेटिव चार्ज डीएनए पर होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों रिपेल, क्योंकि डीएनए को नीचे रन कराना है, भेजना है, दौड़ाना है। उसके लिए डीएनए पर हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल अगर ऊपर रहेगा तभी तो ये रन करेगा डीएनए। सोचिए पॉजिटिव टर्मिनल अगर ऊपर कर देंगे बैटरी का तो खींच लेगा उसको, डीएनए को, नेगेटिव को, तो रन ही नहीं करेगा नीचे। इसलिए ऊपर नेगेटिव रहता है, डीएनए में नेगेटिव रिपेल होगा और उसको खींचेगा नीचे की साइड में और डीएनए रन करेगा। ठीक है, तो डीएनए की जो लेंथ होती है, ये जानते हैं अलग अलग लंबाई का डीएनए अलग अलग पोजीशन पर कैसे सेट हो जाता है। उसके लिए इस जेल में पोर्स बने होते हैं, छेद होते हैं, और छेद का जो साइज होता है ऊपर की साइड में बड़ा, नीचे की साइड में छोटा होगा। ठीक है, छोटी लेंथ का डीएनए उस बड़े होल से निकल करके नीचे भाग जाएगा, और बड़ी लेंथ का डीएनए नीचे नहीं आ पाएगा, ऊपर ही टिका रहेगा। हाँ हाँ हाँ, उसी को काट के अलग अलग लेंथ के डीएनए हो जाते हैं ना। तो आपको जो जीन चाहिए वो आपको जीन